नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक अभ्यास कीजिए, अभी नहीं, प्राइम टाइम के बाद आंखों को बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि काला धन, बेनामी संपत्ति के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, क्या क्या उभरते हैं आपकी आंखों के सामने। अन्य चिन्हों के अलावा आपको नेता, उनके दल, हेलीकॉप्टर, बेतहाशा प्रचार, चुनाव से पहले की रात, शराब और नोटों का वितरण, रैलियों में चलने के लिए 200 से लेकर 500 नोटों का सामाजिक वितरण वगैरह की छवियां तैरने लगेंगी। काले धन के तमाम अड्डों में एक अड्डा हमारी राजनीति भी है। इसे साधने के लिए न जाने कितने कानून बने, जो भी बने आधे अधूरे बने, और जिन्हें बनाने की बात हुई उन्हें टाल दिया गया। लोगों ने जब पूछना शुरू किया कि रातों रात कैशलेस होने के लिए गरीब जनता पर इतना दबाव डाला जा रहा है, तो राजनीतिक दल क्यों नहीं कैशलेस हो जाते हैं? क्यों नहीं कह देते कि अब किसी से 10 रुपया भी कैश नहीं लेंगे, सिर्फ पेटीएम, मोबीक्विक या एसबीआई बड़ी से चंदा लेंगे? क्या गली गली घूमकर दुकानदारों को कैशलेस लेन देन सिखाने की मीडियाई औपचारिकता करने वाले सांसद मंत्री भी ऐलान कर सकते हैं कि वे अगले चुनाव में किसी से भी कैशलेस चंदा ही लेंगे, ई वॉलेट से ही चंदा लेंगे? कहा जा रहा है कि नोटबंदी से गरीब जनता खुश है क्योंकि अमीरों की नींद उड़ गई है। चैन की नींद सोने वाली उसी गरीब जनता को यह अच्छी तरह से पता है कि अमीरों की उसकी सूची में राजनीतिक दल, सांसद, विधायक आते हैं। वो उन नेताओं का इतिहास अच्छी तरह से जानती है जो जीतने से पहले पैदल होते हैं और जीतने के बाद अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं। क्या जनता को 8 नवंबर के बाद हुई तमाम रैलियों में दिख रहा है कि वो पहले से शादी हो गई हैं? क्या उस जनता को अब नहीं सुनाई देता कि किसी रैली में 200 और 500 रुपए देकर लोग लाए जा रहे हैं? अब ये बंद हो गया है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होंगे। गरीब जनता चुनाव से पहले की रातों को जाग कर देखेगी कि जब कोई नेता नोट और शराब बांटने नहीं आएगा। वैसे इस मामले में भी बदनाम गरीब ही किया जाता है। उसे तो 10-5 रुपया ही बांटा जाता है। बड़े बड़े स्थानीय नेता, सरपंच, प्रधान रातों रात लाखों में बिककर भाजपाई से कांग्रेसी और कांग्रेसी से भाजपाई हो जाते हैं। राजनीतिक दलों की वित्तीय व्यवस्था कैसे पारदर्शी हो? कई साल से बहस चल रही है, मगर कई साल से बहस चलकर दम तोड़ देती है। नोटबंदी और कैशलेस की तरह चंदे को लेकर रातों रात फैसले का ऐलान क्यों नहीं हो सकता? कुछ कमी रह जाएगी तो नए नियम और बन जाएंगे। 60वां, 61वां, 62वां चंदों के मामले में किसी राजनीतिक दल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगता है। इस विषय पर लगातार शोध करने वाली और जनता को जागरूक करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर की वेबसाइट पर जाकर देखिए। उनके शोध के आधार पर दी वायर में वैशाली रावत और हेमंत सिंह ने एक लेख लिखा है। एडीआर ने 2004 से 2012 के बीच 6 राष्ट्रीय दलों के चंदे का हिसाब किया है। किसी ने नहीं बताया कि 75% चंदा कहां से आया है। आप जानते हैं कि 20,000 से अधिक का चंदा होने पर ही दलों को डिटेल देना होता है, मगर एडीआर का अध्ययन बताता है कि इस मामले में भी राजनीतिक दल पैन नंबर से लेकर चेक नंबर तक सही जानकारी नहीं देते हैं। अपने चंदे का 80% हिस्सा 20,000 की रकम से नीचे दिखा देते हैं ताकि डिटेल ना बताना पड़े। एडीआर के अनुसार सही रिपोर्ट ना देने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ सजा या सख्त सजा का प्रावधान नहीं है। जबकि आप अगर आयकर रिटर्न भरने में देरी कर दें, जानकारी गलत दे दें, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि राजनीतिक दल आइटम वाइज खर्चे का हिसाब देते हैं या एकमुश्त। अगर आइटम वाइज हिसाब देते हैं तो क्या उनके पास रैलियों के खर्चे को लेकर दिए गए आंकड़ों का कोई ब्यौरा है? अलग अलग कांग्रेस की रैली 4 लाख, बीजेपी की रैली 2.5 लाख, ऐसा कुछ होता है। हेलीकॉप्टर का कोई ब्यौरा है जिससे पता चले कि हमारे नेता कितना खर्चा करते हैं? एक ही हेलीकॉप्टर कितने पैसे में बीजेपी नेता को ले जाता है और कितने पैसे में कांग्रेसी नेता को? क्या कांग्रेस और बीजेपी ने तब सोचा जब इस साल एक कानून में बदलाव कर अपने लिए विदेशी कंपनियों से चंदा लेने की छूट का रास्ता बना लिया, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को लंदन स्थित कंपनी वेदांता से चंदा लेने के मामले में दोषी माना और कार्रवाई का आदेश दिया? क्या आपको पता है कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल समय पर आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं? इस मामले में एडीआर का रिसर्च कहता है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी सब दोषी हैं। जब आम जनता के रिटर्न की स्क्रूटनी होती है तो राजनीतिक दलों की रिटर्न की स्क्रूटनी किस कानून के तहत मना है, वो क्यों नहीं होती है? 2012-13 और 14-15 में बीजेपी ने बताया ही नहीं कि चंदा कैसे मिला। कांग्रेस ने 2013-14 में चंदा देने वालों के पैन नंबर ही नहीं बताए। इस वक्त हर दल चंदे को लेकर बहस की बात कर रहा है, नैतिक हो चला है। एक मसला चला है कि चुनाव के खर्चे के लिए स्टेट फंड हो। किसी ने इसे नेशनल फंड पुकारा है तो किसी ने पब्लिक फंड कहा है। स्टेट फंड का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल अभी पूछे जाने बाकी हैं। स्टेट फंड से नेशनल पार्टी को कितना मिलेगा, क्षेत्रीय पार्टी को कितना मिलेगा, नई पार्टी को कितना मिलेगा? क्या सबको बराबर मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? बहुत से उम्मीदवार 600-600 करोड़ की संपत्ति के मामले होते हैं उम्मीदवारों के। इनका खर्चा पब्लिक फंड से क्यों देना चाहिए? गरीब उम्मीदवार का खर्चा सरकार उठाए, ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी उम्मीदवार की हैसियत 1000 करोड़ की है तो उसका चुनावी खर्चा भारत की गरीब जनता क्यों उठाए?
क्या वो चुनाव लड़कर गरीब जनता पर एहसान करने आ रहा है? एक आंकड़े के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में 543 में से 449 सांसद 1 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। जिस पार्टी के सबसे अधिक करोड़पति उम्मीदवार हो, क्यों ना उसे सबसे कम चंदा दिया जाए। इससे राजनीति में गरीबों को आगे आने का मौका मिलेगा। आपके एंकर को लगता है कि आइडिया जनता के पैसे से अमीर और शाही घरानों के उम्मीदवारों को मदद करना है। ये और बात है कि आपका एंकर कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि स्टेट फंड से बिजनेस घरानों पर राजनीतिक दलों की निर्भरता कम हो जाएगी? एक दलील है कि जब तक राजनीति से अपराधीकरण नहीं मिटेगा, तब तक स्टेट फंड का विचार सफल नहीं हो सकता। क्यों पब्लिक के पैसे से किसी बाहुबली या माफिया के चुनाव को फंड किया जाना चाहिए? अभी उम्मीदवारों के खर्चे की एक सीमा तय है। तमाम नाकेबंदियों के बाद भी आयोग जानता होगा और मानता होगा कि बहुत से उम्मीदवार सीमा से ज्यादा खर्चा करते हैं। चुनाव महंगे हो चले हैं। जब यही लागू नहीं हो सका तो स्टेट फंड से हम क्या हासिल करने वाले हैं? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है। 21 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने आपराधिक मामलों वाले सभी सांसदों के बारे में एक प्रण किया और कहा कि जनता की तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे। अगर उसकी याद दिलाई जाए और वो पहल अभी कर दें तो 2019 से पहले आपराधिक आरोपों वाले कई सांसदों की लोकसभा से विदाई हो सकती है। कई सांसद आरोप मुक्त हो सकते हैं, हमारी निगाह में अच्छे हो सकते हैं। पीएम ने एक नारा दिया था तब हरदोई में, अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये पुरानी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव जीत जाऊं हार जाऊं मुझे कभी परवाह नहीं रहती, लेकिन मैं अपने उसूलों से हटता नहीं हूं। मैंने ठान के रखी है दोस्तों, मैंने ठान के रखी है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीत हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। ये हो सकता है भाई को बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक बार वो गुनहगार सिद्ध हो गया तो जेल जाएगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी, नया चुनाव आएगा और कोई गुनहगार अब चुनाव में मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा। जनता ने आशीर्वाद दे दिया था और अब वक्त है इन अपराधियों से, आपराधिक मामलों वाले आरोपी सांसदों से मुक्ति का। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के 58 सांसदों ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों का जिक्र किया है। शिवसेना के 18 सांसदों में से 15 ने ऐसे मामलों का जिक्र किया है। कांग्रेस के 44 में से 8 सांसदों ने ऐसा जिक्र किया है। क्योंकि ये महीना संत होने का है, राजनीति में नैतिक होने का है, साधु परमात्मा होने का है, इसलिए पुरानी बात याद दिला दी। नोटबंदी का एक असर अच्छा तो है कि राजनीतिक दलों की साख भी पब्लिक की निगाह में आ गई है। जाहिर है बहुत से बेसिक सवाल होंगे, हम इस पर बात करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी साहब से। वो ज्यादा इस मामले में पूरे अनुभवी हैं, तो उन्हीं से हम सिर्फ बात करेंगे। जैसे जैसे सवाल बनेगा, उनकी जानकारियों से सवाल निकलता चलेगा, बातचीत आगे बढ़ती जाएगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत पढ़ रहा हूं मैं कि स्टेट फंड, नेशनल फंड, पब्लिक फंड से राजनीतिक चुनाव के चंदे को एक तरह से उसको स्पॉन्सर किया जाए, दिया जाए। आप लोगों ने भी इस बहस को देखा होगा, लेकिन वो फंड क्या है, उसका भीतरी स्वरूप क्या है? क्या इस पे इसकी कोई कल्पना है दुनिया में या भारत में, जो भी 10 साल बहस हुई है, जिससे हम और समझ सकें, सिर्फ नाम ना जाने कि स्टेट फंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जी देखिए, पिछले 20-25 साल से जब भी मनी पावर इन इलेक्शन का जिक्र आता रहा और करप्शन का जिक्र आता था,
तो 20-25 साल से कई कमेटियां इस पे बैठी कि भाई इसका करप्शन दूर करने का एक ही तरीका है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, इलेक्शन को स्टेट पैसे दे। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटीज में थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जिसने 1999 में, जिसमें उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसके मेंबर थे, बड़े बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे। उन्होंने कहा कि एक पार्शियल स्टेट फंडिंग सोची जा सकती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी हो। ये तो नहीं पैसे लेके खा जाएंगे, तो उन पार्टी में भी फंक्शनिंग उनकी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो कंडीशनल स्टेट फंडिंग का क्या मतलब? पार्टी मतलब ये नहीं कि 100% ही दे देंगे, कुछ तरीके से दे देंगे कि उनके जो उनका कैंपेन है उसको फाइनेंस कर दें, उनको फ्री एयर टाइम दे दें, उनको कुछ फैसिलिटीज दे दें, ये मुराद थी। तो कुछ तो आप लोग देते हैं, जैसे एयर टाइम बहुत थोड़ी थी हम देते हैं सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टीज को। उसकी डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा क्योंकि लोग उसको नहीं समझते। उसमें हम देते हैं तो फ्री इलेक्टोरल रोल और फ्री एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह। उन पार्टीज को उनकी उससे ज्यादा तो फ्री का बाकी प्राइवेट चैनलों पे चलता ही रहता है आजकल, घंटे घंटे रैलियां कवर होती हैं। जी जी। फिर लेकिन सजेशन आता है कि भाई अगर उसी को एक्सटेंड कर दें प्राइवेट चैनल के लिए भी कर दें, यानी स्टेट आपकी चैनल को फंड कर दें। उसमें एक संतुलन बना रहे कि एक ही पार्टी के उम्मीदवार को 3-3 बार लाइव ना चले, एक घंटा। उनको जो टाइम मिलता है उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक मिलता है, बिल्कुल इक्वल ना मिलके कि जो ऑलरेडी उनकी विधानसभा और उसमें स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक मिलता है। तो ये उनका उसका क्राइटेरिया, बट वो नॉमिनल है, उसकी उनको इतनी परवाह भी नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की जो मोनोपोली थी वो तो है नहीं, बाकी सारी चैनल से और मीडिया से लोगों को पता लगता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इतना इंटरेस्ट पर उस फैसले से ये था कि सभी बाकी अन्य विपक्षी दलों और जो सत्ताधारी दल है उसमें एक संतुलन बनाते हैं। प्राइवेट आप सरकारी दूरदर्शन में अगर बीजेपी को आधा घंटा देंगे तो कांग्रेस को भी आधा घंटा मिलेगा और बसपा को भी आधा घंटा मिलेगा, लेकिन प्राइवेट चैनल में ये हो सकता है कि बसपा को कोई घंटा ना मिले, बीजेपी को 1.5 घंटा मिल जाए, कांग्रेस को 1 घंटा मिले। ये तो हो सकता है ना? नो, अगर ये स्टेट फंडिंग के तौर पे होगा और आप हमारा स्टेट आपको आपकी चैनल को फंड करेगी तो आप सबको देना पड़ेगा, तो टाइम एलोकेशन तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा ना। फिर भी दुनिया में क्या है ये, कहीं भी ऐसा है? आपने काफी दो बातें देखिए, हिंदुस्तान की डिबेट में जो अक्सर आता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होनी चाहिए, मैं उसको बार बार अपोज कर चुका हूं। इलेक्शन कमीशन ने कई बार उसको अपोज किया, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को, क्योंकि ऑलरेडी आप नहीं चाहते और उसकी मैं वजह दूंगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं वो भी आपको बताऊंगा। पहले वजह बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते। क्यों नहीं, इसलिए हम नहीं चाहते कि देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि विधानसभा के लिए इस वक्त की लिमिट है 28 लाख और लोकसभा के लिए 70 लाख खर्च कर सकते हैं, लेकिन सबको मालूम है कि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ खर्च होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम स्टेट फंडिंग होगी तो हम 28 लाख तो देंगे, 5-10 करोड़ जो रिश्वत में और शराब बांटने में ये लोग करते हैं वो आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो खर्चा रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, हमारे देने वो तो रुक नहीं कर सकते, इसलिए आप इसके खिलाफ, इसलिए इसके खिलाफ है। लेकिन हमारी जो अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन है कि देखिए डेमोक्रेसी बगैर पैसे के तो चल नहीं सकती, पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, उनको पैसा चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नॉट इलेक्शन वो होनी चाहिए, जो कई यूरोप के 70% मुल्कों में वो है। और उसको वो कैसे वर्क करती है? स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी चुनाव का नहीं, यानी चुनाव के बाद। अब जैसे मैंने कैलकुलेशन करके, जी मैं बताता हूं, मैंने कैलकुलेशन इस पे करके और मैंने 1-2 आर्टिकल इस पे लिखे थे कि हर इलेक्शन के बाद हर वोट के ऊपर अगर हम 100 रुपए दे दें तो अब पिछले जनरल इलेक्शन में 55 करोड़ वोट पड़े थे, 100 रुपए के हिसाब से हो गए 5,500 करोड़। 5,500 करोड़ की स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाए, और ये बड़े रीजनेबल है। क्यों? इन पार्टीज ने अपने 5 साल में जो टोटल कलेक्शन हमको दिखाई है वो 4-5,5 हजार करोड़ ही है। तो भाई जितना आपने मार धार करके टांग किसी के हाथ मरोड़ के किसी के बेईमानी करके जमा की है वो सब छोड़ दो, सारी बैन सीधा शराफत से, डिग्निटी से हमसे लो, तो उस वोट के हिसाब से। लेकिन मान लीजिए कोई नया राजनीतिक फॉर्मेशन आ रहा है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो तो टिक ही नहीं पाएगा उन लोगों। नहीं, लेकिन अभी भी तो नई फॉर्मेशन आती है। आम आदमी पार्टी आई ही थी, फंड रेज कर ही लिए थे। देखिए हम अदरवाइज क्या होगा अगर ये रिस्ट्रिक्शन न लगाए, पोस्ट इलेक्शन परफॉर्मेंस पे न लगाएं, तो हर किस्म की गैर जिम्मेदारी कि चलो मुफ्त में सरकारी खर्चे पे इलेक्शन लड़ो, चलो मैं भी लड़ूं, तो उससे तो बड़ी गैर जिम्मेदारी हो जाएगी। एक सवाल और आता है कि क्या हम ये समझें कि जो भी व्यवस्था हो, जो आपके ही सुझाव से अगर स्टेट फंडिंग चुनाव के बाद मिले हुए वोटों के हिसाब से अलग अलग पार्टियों को दिया जाए,
तो क्या उसमें आपकी कल्पना में ये बात भी है कि जो पार्टियां चुनाव से पहले वो चंदा नहीं लगी किसी से? नहीं, वो तो फिर बैन करना पड़ेगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग बैन करना पड़ेगा। तो दो चीजें कैसे चुनाव लड़ेंगे? जैसे देखिए, ये मैं 3 साल से 4 साल से ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टी ने इसको क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि उसके साथ जो शर्तें अटैच हैं वो उनको पसंद नहीं है। शर्तें क्या है कि एक तो सारे फिर प्राइवेट डोनेशन टोटली बैन हो जाएंगे। कोई किसी कॉर्पोरेशन से, किसी कंपनी से, किसी इंडिविजुअल से आप नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है जो पार्टी मेंबरशिप का 150-5-10 रुपए होता है वो ले लीजिए, बाकी सबको बैन कीजिए। दूसरे, जब इतना पैसा सरकार का होगा तो उसका ऑडिट होगा, सीएजी का ऑडिट होगा। सीएजी के ऑडिट के नाम से तो इनको पसीना आ जाता है। हम कहते हैं कि सीएजी खुद ना करे, सीएजी एक पैनल बना दे, इलेक्शन कमीशन को दे दे, हम बस पैनल देंगे। तो 10, 15, 20 ऑडिटर में से आप किसी से ऑडिट कराइए। अभी क्या हो रहा है कि हर पार्टी ऑडिट तो कराती है, लेकिन फर्जी वो अपनी उन्हीं पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, जो चाहते हैं वो लिपोपोती करके दे देते हैं, जैसे कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। अगर आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होने दीजिए। हमारी जो कई साल से इलेक्शन कमीशन की डिमांड है कि हर कानूनी तौर पे हर साल पॉलिटिकल पार्टी का एनुअल ऑडिट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के थ्रू होना चाहिए, और वो ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे डाल दीजिए ताकि लोग खुद देख लें क्या है। हमें इलेक्शन कमीशन को उसके हिसाब किताब में जाने की जरूरत नहीं, हम तो लेके वेब पे डाल देंगे, आप जनता खुद देख लेगी, जवाब दे देगी। वो तो कोई लोकपाल जैसी संस्था हो तभी तो। पर एक आपने जो कहा, अभी भी मैं उस पर स्पष्ट नहीं हूं कि अगर आप बाद में पैसा देंगे, फंड देंगे, तो अभी 2000 मान लीजिए 2019 का चुनाव है, तो उसमें जो वोट प्राप्त करेगा आप उसको 2019-20 में पैसा देंगे, लेकिन 2018-2017 के साल में चुनाव प्रचार वो पार्टी कैसे करेगी? नहीं, अब देखिए, बिल्कुल ही हम पहले से देने लग जाएं, जैसे मैंने कहा ना, अगर हम पहले से देने लग जाएं तो फिर तो नई पार्टियां भी खड़ी हो जाएंगी। कोई इशू हो सकता है डिबेट में आएगा कि 1800 पार्टियां बोगस पार्टियां भी हैं, वो 10-20 खड़ी हो जाएंगी कि हमको भी दे दो। लेकिन तो फिर वो कांग्रेस बीजेपी अपना हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे कैसे, जो सिर्फ व्हाइट मनी से उड़ता है? अभी भी तो उड़ाते ही है ना, अभी उनके पास फंड तो है ही है। लेकिन वो जब चुनाव में जाती है तो किसी से लेके भी तो आती है ना, कि लड़ना है चुनाव में, उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं कि अब हर विधानसभा में तो जाना है। मैं कहता हूं देखिए, आम आदमी पार्टी का मॉडल लीजिए, ये तो बिल्कुल नई पार्टी थी, हमारी आंखों के सामने पैदा हुई है। जब इन्होंने अपने एजेंडा लेके आए, दिल्ली बहुत सीमित जगह है, दिल्ली और यूपी से नहीं, डजंट मैटर, लेकिन एक एज ए कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है ना कि उन्होंने एक नया आइडिया, लोगों ने सपोर्ट किया, पैसा भी दिया, खूब दबा के दिया। तो आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आपको पहले अपनी करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने पहले की, क्या खर्चा किया, और इस उम्मीद में कि मुझे वापस मिलेगा स्टेट फंडिंग के जरिए, तो आदमी उसको उधार भी मिल जाएगा। ठीक है। अब जो यूरोप की जो व्यवस्था, अच्छा एक सेकंड में इसमें और मॉडिफाई कर दूं, क्योंकि ये तो एक आइडिया है, अगर आइडिया को मंजूर करें तो इसकी जो ऑपरेशनल डिटेल तो बहुत सारी हो सकती है, उसमें हम एडवांस भी देने की बात कर सकते हैं, जो आपकी बात का जवाब भी हो जाएगा कि हम इनको पहले से कुछ एडवांस, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट परफॉर्मेंस दे विल गिव, बाद में उनका परफॉर्मेंस क्या होगा उसको छोड़ के बिना भी थोड़ा एडवांस 10%, 20% पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, पर हम क्यों मान लें कि यूरोप की जो व्यवस्था है वो सबसे दुरुस्त व्यवस्था है? जिन देशों का उदाहरण आपकी आंखों के सामने है, और वो यहाँ हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो? नहीं, देखिए, यूरोप से अगर कंपेयर करें, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन में जो करप्शन है वो देश की सारी करप्शन का रूट है, फाउंडेशन है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च करेंगे तो करोड़ों आपने जमा करने पड़ेंगे, और अभी आपने दिखाया कि कितना 80% जो उसकी कलेक्शन है उसके सोर्स पता नहीं, वो ब्लैक मनी किसकी है, वो ड्रग मनी हो सकती है, वो क्राइम माफिया की हो सकती है, रियल एस्टेट माफिया की हो सकती है, फॉरेन मनी हो सकती है, कुछ पता ही नहीं। तो कम से कम जब इसका रूट कॉज हो गया तो इसलिए उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप करोड़ खर्च करते हैं तो आपको फिर जमा करने का, जमा कहां से करते हैं, किसी कंपनी से। कोई फ्री लंच तो होता नहीं, जैसे अगर आप किसी से 10 करोड़ लेंगे तो उसके जवाब में कोई लाइसेंस देंगे, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और सब बेईमानी का एक विशेष सर्कल शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या इन जब अकाउंट को देखा होगा, जो 20,000 से नीचे के कम के होते हैं, जो करोड़ों रुपए, उनके हिसाब क्या होते हैं? कौन लोग दिए होते हैं इतना सारा पैसा? उसमें ये होता है कि वो जब बिल आता होगा पूरे बिल के साथ जमा करते हैं, रसीद के साथ, या इतना लिख देते हैं कि हमको 500 करोड़ 20,000 से कम के नीचे, इतना ही लिख देते हैं? तो यही करते हैं कि 20,000 से ऊपर का तो चेक से होना जरूरी है, वो इनकम टैक्स के रूल में भी है। ठीक, तो 20,000 से अगर किसी ने 1 करोड़ भी दिया तो वो 19,999 के कैश कलेक्शन के लेके दे देंगे, और अगर उससे नीचे का तो चेक भी हो तो वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे अमाउंट कर दें। तो सिर्फ वो लिख के बताते हैं कि हमें इतना पैसा मिला, एक लाइन में लिख दिया, इतना पैसा कैश में मिला कि जी हमने डब्बा रखा था और लोगों ने उसमें दान डाला,
अब ना देखिए ऐसा वैसा वो लिखते हैं कि डब्बा रख, बिल्कुल ऐसा कैश कलेक्शन कीजिए, कैश कलेक्शन है, उसका हिसाब किताब को है ही नहीं, लीगली इनसे पूछा नहीं जा रहा था उनको। एक सवाल मैंने उसमें उठाया था, ये बेसिक सवाल जैसे, इससे काफी तस्वीरें क्लियर होती हैं। पार्टियां जब रैलियों का हिसाब देती हैं, क्या वो देती हैं कि आगरा की रैली में 50 लाख खर्च हुआ, या कानपुर की रैली में 20 लाख खर्च हुआ, या फिर पटना की रैली में 30 लाख खर्च हुआ? जी बिल्कुल, वो ऐसा देता है। तो आपको उस खर्चे में अंतर होता है या हर जगह की रैली एक ही होती है? क्योंकि देखिए हिसाब दो लेवल पे हम लेते हैं कि एक तो कैंडिडेट से लेते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन। 15 दिन का जो कैंपेन चल रहा था उसमें 3 बार हर कैंडिडेट को रिटर्निंग अफसर को आके अपना रजिस्टर दिखाना होता है, रजिस्टर में दिखाना होता है। ठीक है। तो उसमें वो बेईमानी करते थे, अगर एक रैली में 10 लाख खर्च किए, उन्होंने हमको दिखा दिया 50,000। तो हमने इसकी एक शैडो अकाउंट बनाने शुरू किए कि हम क्या करते हैं, पूरा वीडियो वॉच करते रहते हैं। हर रैली के हमने टेप रिकॉर्ड किया हुआ होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग। जब ये आते हैं कि जब हमने इस रैली में 50,000 खर्च किए, हम उनको आईना दिखाते हैं कि साहब आपकी रैली तो इतनी ग्रैंड थी, इतने का तो टेंट आया होगा, इतने के तो क्या वो हिसाब रिवाइज करते हैं? तो चूंकि उस वक्त उनको करेक्शन का मौका होता है, तो उसी वक्त हाँ जी सॉरी गलती हो गई, चलो इससे तो अगर इससे होगा तो इसका मतलब क्या इलेक्शन कमीशन के पास तत्काल मौके पर इतना पावर है कि वो हिसाब 50,000 की रैली को अपने अनुभव से 15 लाख कर सकती है, फिर तो उसका हिसाब खर्चा नहीं, वो उसकी वजह है ना, क्योंकि हमें तो रेट मालूम है, बल्कि होता क्या है कि कलेक्टर रेट, हम कलेक्टर हर साल अपने हर चीज के मिनिमम रेट करते ही है कि चाय की प्याली का रेट भी कलेक्टर ने फिक्स किया होता है कि अगर आपने किसी को 10 रुपए की चाय की प्याली बताया और आपने कहा 50 पैसे खर्च किए तो बेमाने, क्योंकि कलेक्टर ताकि अंडर इनवॉइस ना करें, अदरवाइज होता है कि 100 खर्च करिए दिखाइए 5, उसका इलाज ये कलेक्टर। अब मेरा एक सवाल है कि इलेक्शन स्टेट फंड, नेशनल फंड या पब्लिक फंड, चाहे जिस भी रूप में पहले से दिया जाए या बाद में दिया जाए, ये 2 मॉडल आपने रखा, ये ऐसे उम्मीदवार को क्यों दिया जाए जो लोकसभा के रिकॉर्ड बताते हैं उम्मीदवारों की आर्थिक पृष्ठभूमि के? उनसे पता चलता है कि अब करोड़पति उम्मीदवार या पारिवारिक घरानों के उम्मीदवारों को ज्यादा पार्टियां प्रोत्साहित कर रही हैं। अब मान लीजिए कि उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक राजू साहब हैं, मंत्री हैं, उनका कोई 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। महेश शर्मा जी का कहीं पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी संपत्ति को 18 करोड़ बताई है, बहुत सारा अस्पताल वगैरह है। किसी की संपत्ति गडकरी जी की 6, 7, 8 करोड़ कुछ इस तरह से है। तो ये लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो इनको क्यों मिलना चाहिए स्टेट फंड से? नहीं, हम कैंडिडेट को देने की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो पार्टी को देने की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी को देंगे और पार्टियां अरबपति उम्मीदवारों को चुनाव में देंगी तो अब वही तो बात होगी ना कि आप सीधा दें या पार्टी को दें। नहीं, वो ऐसे उम्मीदवारों को जो आराम से 70 लाख रुपया का एक लिमिट खर्च कर सकते हैं, जिसके पास 228 करोड़ है जी, वो तो निश्चित रूप से कर सकता है। तो वो पार्टियों को दे के हम ऐसे हाथ, वहां तो शर्त लगाएंगे ना जी कि आप इस पैसे से इतने गरीब उम्मीदवारों को देखिए प्रोत्साहित करेंगे कि ऐसी 600 करोड़ वाले को भी आप 70 लाख देना चाहते हैं पब्लिक मनी से। रवि जी, जब हम पार्टी को दे रहे हैं तो पार्टी भी तो इतना बेवकूफ तो नहीं कि जो करोड़पति को वो दे देगी, वो तो गरीब परिवार उन्हीं को देगी। अब जिसके पास 600 करोड़ है वो हमारे द्वारा दिए गए पॉलिटिकल पार्टी से 50 लाख लेके करेगा क्या? उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। नहीं, हम उस पर नहीं छोड़ सकते हैं। बात यह है कि अगर पार्टियां जो रिकॉर्ड बताती हैं सांसद बनने के, जो उपलब्ध हैं अभी पिछले कई विधानसभा या लोकसभाओं से, कि वो करोड़पति उम्मीदवारों को चुनाव में लेकर आ रही है। जी। तो ये साधन संपन्न उम्मीदवारों को जब लेकर आ रहे हैं तो इनको चुनाव लड़ाने के लिए भारत की जनता अपने टैक्स के पैसे से क्यों मदद दे? नहीं, आप ये सोच के चलिए ना कि हम इसमें शर्त लगाई जा सकती है कि जो पार्टी भी जिनको देगी वो अमीरों को नहीं देगी, गरीबों को देगी। ये शर्त होनी चाहिए ना, हो सकती है, बड़ी आसानी। ये तो अजीब लग रहा था कि जो करोड़पति उम्मीदवार हैं उनको 70 लाख का चेक भारत की जनता के पैसे से, जो भी आप फंड बनाएंगे अंततः वो पब्लिक फंड ही होगा ना। हालांकि नहीं, मेरा कहना तो ये है कि देखिए जो कोई माफिया बाहुबली आ जाए जिसने शहर के सारे कई मकान जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और उसपे भी हम लोग उसको चुनाव में दे रहे हैं पब्लिक फंड। आप ठीक कह रहे हैं, इसीलिए 2 चीजें बड़ी साफ हो गई। एक तो हम कैंडिडेट को देने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो पार्टी को देने। अब पार्टी में मेरा विश्वास है कि कॉमन सेंस है कि वो जो गरीब है कैंडिडेट उनको देंगे। तो कॉमन सेंस पे नहीं छोड़ा, नहीं, कोई बात नहीं, पब्लिक का पैसा है, कोई बात नहीं। अगर कॉमन सेंस पे छोड़िए, रूल भी बना दीजिए। मेरा पॉइंट ये कि अभी इस उसूल को हम और आप जानते हैं सर कि कोई पार्टियां किसी गरीब को टिकट नहीं देती हैं, बहुत मजबूरी हो, कोई जातिगत समीकरण हो तभी देती हैं। तो
प्रतिशत तो सशक्त उम्मीदवारों का मैं ये आर्गुमेंट आपको सुनाना चाहता था। हाँ। कि जब आपको मालूम है कि पार्टियां तो 10 करोड़ लेके देती हैं, तो 50,000 रुपए उस पार्टी फंड से उसको देके करेंगी क्या, और वो भी लेके क्या करेगा। लेकिन मैं कहता हूं उतनी डिटेल में इसलिए अभी न जाए कि अभी तो इस उसूल को ही नहीं माना इन्होंने कि इस स्कीम को देखने की जरूरत है। इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स 20 वेरिएशंस हो सकती हैं, जो डिस्कशन से कंसेंसस से इवॉल्व किए जा सकते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जो चंदे की पारदर्शिता है, जो आप अन्य सुधारों की बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसे फंड के रूप में ना देखा जाए, उस पर हम चाहते हैं कि उस पर भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। हम आ गए हैं दूसरे हिस्से में। चंदे और पारदर्शिता की बात से पहले एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि ये काम करने के लिए अगर कानून बनाना हो सरकार को, जैसे मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि हमें पावर दीजिए, तो लॉ कमीशन ने या कानून मंत्रालय ने लौटा दिया। सरकार के सामने कई बार होता है कि राजनीतिक दल इसके लिए तैयार नहीं होंगे, राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है। क्या ये बहुत बड़ी बाधा है इस वक्त जब सरकार के पास ज्यादा जनमत है, एक तरह से पब्लिक का सपोर्ट भी है ये काम करने के लिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जनमत नहीं है ये कहना मैं समझता हूँ एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है कि किस जनमत की बात की जा रही है। मुद्दा क्या है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को ईमानदार होना चाहिए। कौन पार्टी कहेगी कि नहीं हमें ईमानदार नहीं होना चाहिए। हाँ, वही नोटबंदी के तर्क से ही एक दिन में लागू हो सकता है। एग्जैक्ट। दूसरा ये कि अगर आप रिक्शा वाले पान वाले से तो कहिए कि साहब आप 10 रुपए की ट्रांजैक्शन भी आप कैशलेस कीजिए, और यहाँ 20,000 रुपए तक आप कैश में कर सकते हैं। जो एक 20,000 नहीं है, हजारों 20,000 मिलके 80% सारे जो आपने दिखाया खुद ही आंकड़े 4-5 हजार करोड़ 5 साल में 2 इलेक्शन के बीच में जमा होता है। उसमें से 3.5-4 हजार करोड़ कैश में आया है। कहां से आया किसी को नहीं पता। ये कोई बात हुई। और गरीब आदमी तो आज के माहौल में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा माहौल हो गया। एक अच्छी सरकार के पास वो करने का एक तरह से पब्लिक से भी एक सपोर्ट मिल जाएगा अगर आज ही फैसला लागू कर दे नोटबंदी की। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने जो किया ये कोई बहुत जटिल काम है। अगर क्या कैबिनेट की मीटिंग से ये सारे बदलाव हो सकते हैं या पार्लियामेंट जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में मेजोरिटी है। अब मेरा एक सवाल है कि एक तो हो गया कि हम उनको चंदा दें, वो कैसे खर्च करें इस पे वो काफी पारदर्शी नहीं है पार्टियां। वो आरटीआई के दायरे में आने से पूरा हंगामा कर देती हैं, खर्चा नहीं बताती हैं। तो ये सब कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं, अब ये कि देखिए स्टेट फंडिंग हो, उसके साथ फिर ऑडिट होगा, और ऑडिट में इंडिपेंडेंट ऑडिटर के जरिए तो सारी चीज सामने आ जाएगी। आपने पहले एक जवाब में एक बात कहा कि ये सारे जो वो जब वो खुद कराते हैं तो उनके ही पार्टी के उस्ताद लोग होते हैं, जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो अपने हिसाब से होशियारी से करके भेज देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग के पास मतलब इसकी दक्षता है, मतलब कौशल है कि आप इस तरह के ऑडिट, क्या आपके तंत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसा कोई काडर है जो इस तरह से आर्थिक तरीकों से या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से चंदे के हेर फेर को पकड़ सकते हैं? देखिए है, बड़े अच्छे तंत्र में हैं। हाँ, नहीं, बड़े अच्छे ऑडिटर हैं। हम भी सीएजी से कंसल्ट करेंगे। सीएजी से पूछ के कि भाई हमें 15, 20, 25 अच्छे ऑडिटर्स की लिस्ट बना दो जो बिल्कुल किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे, और वो उस लिस्ट में से किसी को भी चुन लेंगे। इनकी देखिए आरटीआई का आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो डबल स्पीकर्स में आया कि जब तक हम कहते थे कि साहब साल भर में एक बार ऑडिट करा के इंडिपेंडेंट ऑडिटर से वेबसाइट पे डाल दो, तो हमारी नहीं सुनते थे। आरटीआई ने जब कह दिया कि आपके हर चीज पब्लिक डोमेन में आएगी, तो फिर कहते हैं जी हम आरटीआई से मतलब नहीं, हम तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में चलते हैं, वो हमसे मांगे। तो आरटीआई में सुबह से शाम तक 100 बार जवाब देना पड़ेगा। हम तो साल में एक बार कहते हैं, हम जवाब भी नहीं मांग रहे थे कि ऑडिट करके पब्लिक में डाल दो, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं, जनता अपने आप समझ लेगी। अब वो उसके हिसाब से उसके मुकाबले में आरटीआई के मुकाबले में ये बड़ा लाइटर चीज लग रही है, कम से कम इसको कर डालें। आपके अनुभव में कोई एक ऐसी पार्टी है जो अधिकतम अपने खातों का ब्यौरा ठीक देती है? देखिए सब एक जैसे बराबर है। मैं समझता हूं, मुझे फ्रैंकली ये जो आम आदमी पार्टी का मॉडल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा कि इनका एक रुपए का हिसाब वेबसाइट पे था। तो अभी मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि उसकी भी आलोचना कुछ छप रही है। देखिए उस पर मुझे हैरानी हुई जब आलोचना हुई कि जब इनके लाखों कंट्रीब्यूटर्स में से 4 के बारे में आया कि ये फॉरेन डोनेशन है। उस पर हर पार्टी डिबेट करने लग गई कि देखो जी इनके पास तो फॉरेनर ने दे दिया। अरे भाई आपको 4 का पता इसलिए लगा कि उन्होंने वेबसाइट पे डाला, आपका तो हमें दूसरे का तो किसी का पता ही कुछ नहीं। तो खुद तो अपना क्या आम आदमी पार्टी ने किसी कानून के तहत ऐसा किया या खुद से किया?
क्या ये नहीं, वॉलंटरी था। मैंने जब अपनी किताब भी लिखी थी ना इलेक्शन पे, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उसमें मैंने कहा था कि ये इस मॉडल को तो आगे चलाने का, अगर वो खुद से बताएं कि कौन कौन पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, एक एक पैसा अगर उस पे आ रहा है वेबसाइट पे, जनता देख लेगी। द फैक्ट के बाकी की पार्टियों ने उनके 4 डोनेशन पे उधम मचाई, हाई कोर्ट तक गए थे, उसकी स्क्रूटनी कर ली बाकी विरोधियों ने। वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो सामने तो थी, दूसरे की तो कोई चीज सामने ही नहीं है। आपके खुद तो सामने आते नहीं है, दूसरे को क्वेश्चन करें, वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। पर कई लोग कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो भी शायद कोई राजनीतिक दल ये कहे कि वो अगर उनको पता चल जाए कि इन्होंने कांग्रेस को दिया या बीजेपी को चंदा दिया है तो चंदे ना देंगे ना, उसके डर से कि पब्लिक को पता चले। ये ठीक कह रहे हैं आप। सीआईआई की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमें जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो भी नहीं चाहते कि किसको चंदा दिया पता लगे, क्योंकि उसके 2 चीजें कि जिस पार्टी को नहीं दिया वो इनको शायद सजा देगी, या ये कि जैसे मंदिर के बाहर आप एक फकीर को दीजिए तो 20 और एकदम फट से दौड़ के आ जाते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ ये उनकी भी हिपोक्रेसी है, ये उनका ये स्टैंड ठीक नहीं है। एक्चुअली बिजनेसमैन तो सभी पार्टी को एक साथ साथ दे रहा होता है, कोई हारे कोई जीते, वो बिजनेसमैन तो जीता वही होता है कि वो सबको दे रहा होता है। लेकिन उसका भी इलाज है, उससे बिजनेसमैन इलेक्शन फंड क्रिएट कर दीजिए, उसमें दे दीजिए, उसमें तो तब उसका नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर वो इलेक्शन फंड जो है वो ऑपरेट होगा, और वो कुल जमा राशि का हिस्सा आप बांट दीजिए। तो ये पार्टियों को भी नहीं पता चलेगा कि ये जो ई वॉलेट से पैसा आया है। जी। पर अब समय थोड़ा कम, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि अभी जब पब्लिक बहुत नेताओं को भी उस निगाह से देख रही है कि आप हमें कैशलेस होने का लेक्चर तो दे रहे हैं, तमाम तरह की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, क्या ये 20,000 से कम वाली शर्त आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को तुरंत समाप्त करके जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि हम सीरियस हैं और पब्लिक में इसको डालना चाहिए? ये 2 काम तो हो सकते हैं ना, स्टेट फंड भले ही जटिल मसला हो। जी बिल्कुल फौरन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी कल परसों लिखा कि जी 20,000 के बजाय 2,000 कर दो। उस पर बहुत लोगों ने, मैं भी उस पर ट्वीट करता हूँ या सोशल मीडिया में कहा कि भाई 2,000 भी क्यों, तो सारा पैसा 2,000 से नीचे के नीचे दिखा देंगे, वो सारा वो दिखा देंगे। इसलिए जब जो चीज आप रिक्शा वाले और सब्जी वाले पे लागू कर रहे हैं 10-10 रुपए के लिए, अगर चाय उस तरह से ई वॉलेट से बिकेगी तो ये 10 रुपए की सदस्यता का भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और इस बात ये प्रॉम्प्टली अगर कर दें तो ये आसानी से हो सकता है। ये आइडिया सा आपका अच्छा लगा। मान लीजिए कोई पार्टी सदस्यता अभियान चलाती है, 5-5 रुपए की सदस्यता, और वो ई वॉलेट से अगर वो पैसा दिया जाए तो मजा आ जाएगा ना, सही संख्या भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या मजा आएगा, आप देखते रहिए आपके राजनीतिक दल अपनी ईमानदारी का प्रमाण आपके बीच आकर किस तरह से देते हैं। ब्रेक के बाद हम मणिपुर की बात करेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर बीते 50 दिनों से आर्थिक नाकेबंदी से जूझ रहा है। राज्य में 7 नए जिले बनाने के मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ ये आर्थिक नाकेबंदी पहले नागा गुटों ने शुरू की और अब उसके जवाब में कुकी और मैतेई समुदायों ने। इसके बाद जगह जगह हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई गईं, रास्तों में गड्ढे कर दिए गए। आर्थिक नाकेबंदी के जरिए एक दूसरे का मुकाबला करने और राज्य सरकार को चुनौती देने की इस कार्रवाई ने आम जनता को परेशान कर दिया है। मणिपुर को जाने वाले 2 हाईवे बंद हैं और जरूरी सामान की किल्लत पड़ने लगी है। इस बीच मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने सभी पक्षों से आग्रह किया है कि वो आर्थिक नाकेबंदी खत्म कर दें। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस तक हालात ठीक होने का आश्वासन दिया है। इस बीच हिंसा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को मणिपुर भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा की जड़ में है क्या? हमारी खास रिपोर्ट इसी पर। मणिपुर के ताजा हालात को बयां करती तस्वीरें। रविवार शाम हुई हिंसा का बदला सोमवार की सुबह। नागा बहुल सेनापति जिले में इंफाल जा रही एक बस और टाटा सूमो को जला दिया गया। राज्य में 7 नए जिले बनाने के सरकार के ऐलान के बाद से नागा समुदाय नाराज है, खासतौर पर सदर हिल्स और जिरीबाम सब डिवीजन को जिला बनाने के फैसले से। इसी के विरोध में यूनाइटेड नागा काउंसिल यूएनसी ने 1 नवंबर से मणिपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली 2 नेशनल हाईवेज पर बेमियादी आर्थिक नाकेबंदी की हुई है।
मणिपुर के बाकी दो समुदाय मैतेई और कुकी इस आर्थिक नाकेबंदी से परेशान और नाराज हैं। रविवार को उन्होंने नागा बहुल इलाकों में जा रहे 1000 यात्रियों को रोका और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। इनमें से कई लोग क्रिसमस मनाने के लिए अपने घरों की ओर जा रहे थे। बाद में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उन्हें उखरूल इलाके तक सुरक्षित पहुंचाया। There were around 1,000 people with the escort party, but on the way, they were waylaid by the valley people. I should say the valley people. They were waylaid by the valley people. They were not allowed to cross beyond the what we call a place called that is in the valley. They were not allowed to cross beyond that. In between, many of the vehicles were damaged and burned down. Moreover, many people were hurt due to stone pelting. We were just moving forward, and the crowd came pushing, and so we suddenly turned the vehicle. We were moving towards Ukhrul. Then the crowd was too much, so we turned back, and we turned towards Imphal. And the security, instead of standing at the back of us, back of vehicle, they were moving forward, and they were inside the crowd. And who's going to help us? कुकी और मैतेई समुदाय ने नागा नाकेबंदी के जवाब में इम्फाल घाटी से नागा बहुल इलाकों में जाने के रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है। जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। हमारे अगेंस्ट में अभी जो 1 महीना हुआ है वो जो ब्लॉकेट कर रहा है, इसी के वास्ते हम इधर काउंटर ब्लॉकेट कर रहा है। हम जो यूएनसी वाला ने आज तक ब्लॉकेट पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए हम भी पीछा नहीं हटेगा। Everybody knows it. Why we are blocking the roads? So we are not tolerate for about 1.5 months that UNC blocked the roads and NSN supported it. So I think we have to teach a lesson to the UNC. दोनों ही ओर से नाकेबंदी की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 50 दिन गुजर चुके हैं और कई इलाकों में लोगों के पास आम जरूरत का सामान खत्म हो रहा है। I think the government has to act fast to stop this economic blockade and save us all in the name of humanity. उधर मणिपुर की ओकराम इबोबी सिंह सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। नागा गुटों की शिकायत है कि सरकार जब लिखित में दे चुकी थी कि सदर हिल्स पर कोई भी फैसला लेने से पहले वो सभी संबंधित पक्षों से बात करेगी, तो उसने एक तरफा फैसला क्यों किया। दरअसल कुकी आदिवासी सालों से कुकी बहुल सदर हिल्स को जिला बनाने की मांग करते रहे हैं। अक्टूबर में मणिपुर सरकार ने 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया, जिनमें सदर हिल्स और जिरीबाम सब डिवीजन भी शामिल हैं। लेकिन सदर हिल्स और जिरीबाम को नागा समुदाय अपने ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा मानता है। नागा गुटों का आरोप है कि मणिपुर की कांग्रेस सरकार कुकी समुदाय का तुष्टीकरण कर रही है और अगले साल होने वाले चुनाव से पहले उन्हें खुश करने की कोशिश में है। नागा गुटों का दावा है कि सदर हिल्स उनके पुरखों की जमीन है और उसे जिला बनाने से कुकी उसके अपना होमलैंड होने का दावा करने लगेंगे। उधर जिरीबाम सब डिवीजन मैतेई बहुल है और इम्फाल ईस्ट जिले में है। उसके बीचों बीच नागा बहुल तमेंगलोंग जिला पड़ता है। नागाओं का आरोप है कि जिरीबाम को जिला बनाने से तमेंगलोंग को 2 हिस्सों में तोड़ना होगा। उसे इसके पीछे नागा लोगों को 2 इलाकों में बांटने की साजिश दिख रही है। मणिपुर में बीते कई दशकों से नस्लीय हिंसा चल रही है। नागा हथियारबंद गुट NSCN-IM की मांग है कि मणिपुर, असम और अरुणाचल के नागा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। लेकिन इस मांग को मानने पर मणिपुर आधा रह जाएगा। कुकी और मैतेई समुदाय इसके खिलाफ हैं। दरअसल मणिपुर की आधी से ज्यादा जमीन पर नागा समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कुकी और मैतेई समुदाय के मुकाबले उनकी तादाद काफी कम है। अब ऐन चुनावों से पहले सरकार का 7 नए जिले बनाने का फैसला इस आग में घी का काम कर रहा है। दोनों ही पक्ष अब आर्थिक नाकेबंदी पर अड़ गए हैं, जिससे दोनों ही ओर के आम लोग परेशान हैं। सरकार ने उम्मीद जताई है कि क्रिसमस तक वो हालात सामान्य करने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।